नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जी हां, वर्दी वालों को मिलेगा 7,000 का भत्ता। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुलिस, जेल, होमगार्ड के जवानों को भत्ता मिलेगा। राजकोष पर 63 करोड़ 43 लाख का बढ़ा वित्तीय भार। 90,621 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। तो बड़ी खबर, वर्दी वालों को 7,000 का भत्ता मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुलिस, जेल, होमगार्ड के जवानों को यह भत्ता मिलेगा और इसकी वजह से 63 करोड़ 43 लाख का वित्तीय भार भी बढ़ेगा। राकेश गुसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश के वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के लिए, कार्मिकों के लिए ये राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा तोहफा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 7,000 रुपए प्रति वर्ष इन लोगों को वर्दी भत्ता और किट का भत्ता दिया जाएगा। मैं आपको विस्तार से अगर समझाऊं तो वर्दी भत्ता और किट भत्ता इसको अलग अलग इसलिए कहा जा रहा है कि वर्दी भत्ते में सिर्फ वर्दी ही नहीं आती, किट के अंदर पूरी वर्दी भी आएगी। इसके अलावा जो इनके पास में जूते होते हैं, इनके पास में जो सर्दी और गर्मी की ड्रेस होती है, रेन कोट्स होते हैं, वो सभी इसके अंदर सम्मिलित होगी। इसके लिए 7,000 रुपए का भत्ता इन्हें दिया जाएगा। ये बड़ी बात है। इससे पहले इन लोगों को सिर्फ 6 मीटर कपड़ा दिया जाता था वर्दी के लिए और उसी का ये इस्तेमाल किया करते थे 1 साल तक। ये अच्छी बात है राज्य सरकार की कि इससे तकरीबन 90,621 कार्मिक इससे प्रभावित होंगे और राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद में न केवल राजस्थान पुलिस अपितु होमगार्ड और जेल का स्टाफ जो है, प्रहरी हैं, उप कारागार के प्रहरी हैं, उनको बड़ी संख्या के अंदर उन लोगों को भी इस चीज का फायदा मिलने वाला। जी बिल्कुल राकेश, कहीं ना कहीं वित्तीय भार तो बढ़ेगा लेकिन बड़ी राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल, राजस्थान पुलिस को लेकर ये सबसे बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये जारी किया गया। गृह विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को काफी समय से सीएम के सामने रखा गया था। ये प्रस्ताव पेंडिंग चल रहा था। इसके अलावा इससे राज्य सरकार के ऊपर 63 करोड़ 43 लाख रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ने वाला है। जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बात उन अन्नदाताओं की जिन पर पूरा देश निर्भर है। इसे लेकर किसानों को विभिन्न मांगों पर भारतीय किसान संघ प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं। 13 दिनों से भारतीय किसान संघ से जुड़े किसान तहसील स्तर पर धरने पर बैठे हैं। जयपुर में किसानों ने रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर पहुंचे और 20 अगस्त तक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने आज रैली निकाली है और इस दौरान सभी किसान जिला कलेक्टर पहुंचे हैं और 20 अगस्त तक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो प्रदेश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब बीकानेर की भी खबरें आपको बता दें कि यहां पर भी बिजली, पानी और टिड्डियों की परेशानी को लेकर भारतीय किसान संघ लगातार अपना विरोध जता रहा है। किसान संघ की ओर से कलेक्टर पर आज अपना विरोध जताया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। और बाड़मेर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले में भी भारतीय किसान संघ ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला कलेक्टर को भारतीय किसान संघ की प्रमुख मांगों से अवगत करवाया। साथ ही किसानों ने इस दौरान सरकार को जायज मांगों का समाधान करने की मांग की है। तो बूंदी की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आई। यहां पर 13 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर पर विरोध जताया। जहां किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ब्याज मुक्त ऋण देने और बिजली बिलों में जोड़ी गई राशि वापस लेने जैसी 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और वहीं किसानों ने मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। अगस्त से आंदोलनरत है। किसान कोरोना की पालना करते हुए तहसील मुख्यालयों पर पूरे राजस्थान में धरना दे रहा है।
उसके बाद भी राजस्थान सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। किसान अपनी खेती किसानी के समय को छोड़ करके अपनी मांगों को लेकर के डटा हुआ है। भारतीय किसान संघ की पहली मांग है कि विद्युत के कृषि कनेक्शन बिल में 833 रुपया प्रति माह जो छूट दी जा रही थी, उस छूट को विद्युत विभाग ने बंद कर दिया है। तो बात हक के लड़ाई की कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जी हां, अजमेर में 3 जगहों पर अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यहां अजमेर स्टेशन रोड व्यापारिक संघ ने आज शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं भगवानगंज के रहने वाले लोग पिछले 5 सालों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं और जिसे लेकर आज लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जबकि अजमेर में महिलाओं ने जिन प्राइवेट कंपनियों से लोन लिया था, वो कंपनियां अब उन्हें पेनल्टी लगाकर किस्त जमा करने का दबाव बना रही हैं, जिससे महिलाओं में डर समाया हुआ है। और मामले को लेकर आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वो सीएम से प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने और महिलाओं की मदद करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर आप पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो आम आदमी पार्टी ने आज जयपुर में प्रदर्शन किया और लॉकडाउन काल के दौरान बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग की है। आप पार्टी ने इसे लेकर शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार पर तीखा कटाक्ष किया। वहीं देशभक्ति गीत गाकर भी अपना विरोध जताया। पार्टी के शहर अध्यक्ष अमित लियो के मुताबिक सरकार बिजली के बिल बढ़ा चढ़ाकर भेज रही है और आवाज उठाने पर पुलिस को आगे कर दमनकारी नीति अपना रही है। आप पार्टी ने बिल माफ नहीं करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। रुक करते अगली खबर का, शहर शहर डूबने से हुई मौत की करेंगे अब बात। और जहां आज बाड़मेर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, वहीं अजमेर में 2 लोग डूब गए, जबकि भरतपुर और बारां में डूबने से एक की मौत हो गई है। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई जिंदगियां डूब गई हैं, मौत की आगोश में समा गई हैं। बाड़मेर, अजमेर, भरतपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारां की भी तस्वीर देख सकते हैं आप। बात शुरू की करते हैं, जहां पर सादुलपुर के ख्याली गांव में पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपी राजवीर को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि सादुलपुर पुलिस ने ख्याली गांव में नकली शराब बनाने की सूचना मिली थी उन्हें, और इस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, जहां पर स्प्रिट से बनी नकली शराब पर लेबल लगाने वाला कारोबार चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजवीर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फैक्ट्री से 45 पौवे भी बरामद किए हैं और इसके साथ ही शराब के ब्रांड के 7000 खाली रैपर, 110 लीटर स्प्रिट समेत सील करने की मशीन भी जब्त की है। राजवीर, उसके घर पे एक सूचना मिली थी कि स्प्रिट से अवैध शराब बनाई जा रही है, जिस पर वहाँ दबिश दी गई। तो वहाँ से खाली पौवे, लेबल, गत्ते के खाली कार्टून, स्प्रिट के ड्रम, पैकिंग मशीन और बने हुए कुएं, ये सभी बरामद हुए। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूचना मुखबिरी के आधार पर आपको बता दें कि सादुलपुर के खाली गांव में पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और छापेमारी कर आपको बता दें कि जो आरोपी राजवीर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। ख्याली गांव में नकली शराब बनाने की सूचना मिली थी और पुलिस ने इस सूचना के आधार पर छापेमारी की और साथ में स्प्रिट से बनी नकली शराब पर लेबल लगाने का काला कारोबार यहां पर चल रहा था। यहां पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार किया और साथ में कई जो सामान है बनाने वाले उसको भी जब्त किया है। भरतपुर के खेड़ा ब्राह्मण गांव में दबंगों के कहर से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। परेशान गांव वालों के मुताबिक मामूली बात पर कुछ दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों को लाठी और हॉकी स्टिक से जमकर पिटाई की और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गांव के कमजोर तबके के लोगों में भय बना हुआ है। और इतना ही नहीं, परिवार दबंगों के डर से गांव छोड़ने को मजबूर है। ऐसे में पीड़ितों ने कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और सुरक्षा मुहैया कराने की भी गुहार लगाई है।
पानी प्यार गई पोखर में, तो उस लड़की भैंस के कोई पूछ मार दी लेकर पंडित में, तो उसने साहब गाली गलौज करिए कहिए तो मारपीट करिए। फिर घर पे आके 10-20 आदमी ने चमड़ा ढेरा कह के और जब हॉकी मारपीट कर रही साहब, फिर हम सब पुलिस चौकी गए कोतवाली कल शाम को आते पिट को 10 बजे दबक के गए साहब, सब रास्ता जाम कर दिए हमारे। और ज्यादा जानकारी के लिए शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए। शिव कुमार, क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि ये दीग क्षेत्र के खेड़ा ब्राह्मण गांव का मामला है। यहाँ आज 3-4 दर्जन लोग कलेक्टर से मिलने के लिए आए और गुहार लगाई कि गांव के दबंग लोगों ने उनके साथ में मारपीट की है। कल रात को भी उनके साथ मारपीट की थी, आज सुबह भी उनके साथ में मारपीट की है। और वह जब पुलिस थाने पर अपनी पीड़ा लेकर गई तो वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। और जो दबंग लोग हैं उन्हें गांव से भगाना चाहते हैं, वो मजबूर होकर गांव छोड़ने पर भी मजबूर हो रहे हैं। गांव में स्थिति खराब बनी हुई है, दबंग हमेशा उन्हें दबाते रहते हैं। इसी को लेकर कलेक्टर के सामने उन्होंने गुहार लगाई है। कलेक्टर ने उनकी पीड़ा को सुना है और पीड़ा को सुनने के बाद संबंधित क्या शिव कुमार, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें? जी मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, अभी तक इसी मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए कि पूरे मामले की जांच पूरी तरह से की जाए और जो भी दोषी हो दबंग, चाहे कितना भी दबंग हो, उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी तो मजबूरन क्यों जो है गुहार लगानी पड़ रही है ग्रामीणों को? क्या कर रही है पुलिस वहां पे? जी मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जो दबंग लोग हैं ये छोटी जाति के लोग हैं, इनको दबा कर रखना चाहते हैं और मामूली बात पर ही इनके साथ में मारपीट कर देते हैं। और जब इसका विरोध करते हैं तो इनके साथ में और ज्यादा मारपीट करते हैं। इनकी महिलाओं के साथ में भी मारपीट की जाती है। रात को भी महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी। एक महिला के तो गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी। और जो कलेक्टर के पास ये घायलों को लेकर भी आए थे तो कलेक्टर ने पहले तो इन जो घायल लोग थे उनको अस्पताल पहुंचवाने की व्यवस्था कराई कि पहले इनका इलाज कराया जाए और कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर का ये भी कहना है कि कितना भी दबंग हो, अगर उन्होंने मतलब शिव कुमार, इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है और सोई हुई है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस में भी अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि ये मामला दर्ज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी और राहत वाली खबर है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। जी हां, निगेटिव आने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली के एम्स में अर्जुन राम मेघवाल भर्ती थे। पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो भर्ती हुए थे। अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। दिल्ली के एम्स में अर्जुन राम मेघवाल भर्ती थे। रुक करते अगली खबर का। आरसीए एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही है इस वक्त और वैभव गहलोत की अगुवाई में ये बैठक चल रही है। नए स्टेडियम के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। घरेलू सीजन की शुरुआत को लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है। आरसीए के सलाहकार जीएस संधू भी इसमें मौजूद हैं इस बैठक में। और बैठक में आपको बता दें कि उपाध्यक्ष अमीन पठान, सेक्रेटरी महेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष कृष्ण निमावत, संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर, एग्जीक्यूटिव मेंबर देवाराम चौधरी भी इस बैठक में शामिल हैं। महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, बैठक कितनी अहम है, क्या कुछ उस बैठक में एजेंडा है? मुझे जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, वो यहाँ पर आरसी अकादमी में चल रही है और पिछले आधे पौन घंटे से ये बैठक लगातार जारी है। वैभव गहलोत इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। साथ ही में सभी जिलों से भी आज कई पदाधिकारी आए हैं। अपने जिलों की जो तमाम क्रिकेट से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनको दोबारा शुरू कराना चाहते हैं और तमाम व्यवस्थाओं से अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन आपने कहा कि जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि जो दिल्ली रोड पर नया स्टेडियम आने वाला है, चौक में ये एक नया स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड क्लास स्टेडियम जो बनने वाला है, उसकी तैयारियां आरसीए ने यहाँ पर शुरू कर दी है। उसको जमीन आवंटन उसके मामले में हो चुका है और अब जल्दी ही पोजीशन लेना है। तो ऐसे में जो आरसीए के सलाहकार हैं जीएस संधू, जो पूर्व में नगरीय विकास सचिव भी रह चुके हैं, तो ऐसे में
उनसे सलाह लेकर के और इस पर आगे जो कवायद है वो की जा रही है। कुछ देर में ये मीटिंग यहाँ पर संपन्न हो जाएगी और उसके बाद वैभव गहलोत यहाँ पर इस मीटिंग के बाद में संबोधित नहीं करेंगे मीडिया को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो स्टेडियम निर्माण का कार्य है और उसके साथ ही जो घरेलू क्रिकेट को शुरू करना है उसके लिए भी राज्य सरकार को कमेटी जो पत्र है आरसी की तरफ से वो लिखा गया है। और उसके बाद इस समय मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वैभव गहलोत जो है वो कुछ ही पलों में यहाँ पर संबोधित करेंगे। मीटिंग अब करीब समाप्त होने आई है और जो घरेलू क्रिकेट की मैं जहाँ तक बात कर रहा था आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की क्रिकेट जो है और वजह से लंबे समय से बंद है, तो ऐसे में जो क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होनी है घरेलू क्रिकेट की वो जल्द शुरू हो सके उसको लेकर के राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है और उस पर अनुमति का जो इंतजार है वो राज्य सरकार से वो किया जा रहा है। तो मैं कहीं न कहीं जो कोरोना संकट चल रहा है इस बीच में घरेलू सीजन भी कराना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है और इसे लेकर के ही जो वैभव गहलोत हैं वो भी चिंतित हैं और पूरी आरसीए की अकादमी ने और एग्जीक्यूटिव ने यही मद्देनजर रखते हुए सुझाव भी दिए हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभ्यास को लेकर के राहत दी गई थी, अब साथ ही में आगामी दिनों में जो सीजन की शुरुआत होने वाली है और घरेलू क्रिकेट जो है उसको शुरू किया जाना है, विभिन्न प्रतियोगिताओं की शुरुआत होनी है, तो ऐसे में खिलाड़ियों को किसी तरह से जो तैयारी से वापस उनको एक लय में लाया जाए, उसे देखते हुए घरेलू क्रिकेट की शुरुआत करना बेहद जरूरी है। तो इस लिहाज से बिल्कुल महेश, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी की कार्रवाई हुई है और निम्बाहेड़ा में घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया गया है। 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया। जी हां, पहले भी 5,000 रुपए ले चुका है ये पटवारी। एसीबी ने विजय ईडीवाल नाम के इस पटवारी को ट्रैप किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, चित्तौड़गढ़ में उदयपुर एसीबी की कार्रवाई हुई है जहां पर पटवारी को निम्बाहेड़ा में घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया है। 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यह पटवारी 5,000 रुपए ले चुका था। रुक करते अगली खबर का। लंबे समय तक चले सियासी घटनाक्रम के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा पहुंची और जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान ममता भूपेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत के लिए ऑपरेशन लोटस चला रखा है, लेकिन बीजेपी का मिशन पूरी तरह से फेल हुआ। कांग्रेस के नेता अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो गए हैं। बीजेपी को हमने करारा जवाब दिया है। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की भी मीटिंग के अंदर भाग लिया। ज़िला स्तर पे क्या कार्रवाई चल रही है उसके बारे में चर्चा की। ब्लॉक अधिकारियों की सबकी मीटिंग अभी मैं लेके आई हूँ कि उपखंड स्तर पे हमारे क्षेत्र के अंदर कोरोना को लेके या अन्य मौसमी बीमारियाँ या क्या तरह की बातें चल रही हैं उन सब के बारे में चर्चा की। कार्यकर्ताओं से आए हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और हमारा सबका उद्देश्य ये है कि क्षेत्र के अंदर किस तरह से हम डेवलपमेंट करा सकें, लोग संतुष्ट कैसे रह सकें, पानी बिजली की समस्याओं को हम कैसे निराकरण कर सकें, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की है आज। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने पर श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा, नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन के नेतृत्व में कांग्रेस संगठन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जी का काफी कार्यकाल अच्छा रहा और बड़े सुलझे हुए आदमी थे और बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस को एकजुट उन्होंने रखा। तो ये एक प्रक्रिया है संगठन की। जैसे मान लिया प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुए तो उनके साथ में प्रभारी को भी चेंज कर दिया गया। और जो माकन साहब आए हैं वो भी बहुत सुलझे हुए आदमी है, पुराने कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता हैं, दिल्ली में अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब लगातार जब से राज्यसभा के चुनाव राजस्थान में थे और आपके अभी जो विश्वास मत की बात थी, इसमें काफी लंबे समय तक वो राजस्थान में रहे, हम लोगों के बीच में रहे और उन्होंने यहाँ की राजनीति को, यहाँ के एमएलओ की भावनाओं को समझा और उन भावनाओं को उन्होंने हाईकमांड तक पहुंचाया। तो हाईकमांड का जो निर्णय है वो सही है, इससे कांग्रेस डेफिनेटली मजबूत होगी। रुक करते अगली खबर का। राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खां आज उदयपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान बीजेपी नेता पारस सिंघवी पर गंभीर आरोप लगाए।
खानू खान ने पारस सिंघवी पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण कर होटल संचालन करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं उदयपुर दौरे के दौरान उन्होंने शहर के मदरसों का भी निरीक्षण किया। आज उदयपुर संभाग का मेरा पहला दौरा है और इस संपत्तियों में अलग अलग संपत्तियों को रात को भी मैंने निरीक्षण किया, सुबह भी मैंने जो संपत्तियों को निरीक्षण किया। उस संपत्तियों के निरीक्षण में मैंने देखा कि यहाँ पे इंक्रोचर बहुत ज़्यादा लोग किए हुए हैं, जिनको जो आज नई डीएल सीखते थे वक्फ का किराया मिलना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ के जो कमेटीज़ के लोगों ने ऐसा कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, सिर्फ अपने ही काम कोई किए होंगे निजी। आज उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है, दूसरे समाज के बराबर, जैन समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, उनके बराबर आके आज एजुकेशन का करना चाहिए। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में MT3 बाघ और MT2 बाघिन की मौत के मामले में वन विभाग काफी उलझन में है, जिसमें MT2 बाघिन की मौत की वजह अभी भी पहली बनी हुई है। लैब में सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि बाघिन को बाघ ने मारा या भालू ने। तो बाघों की मौत के कारणों को लेकर प्रदेश के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस डॉक्टर GV रेड्डी से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजस्थान में बाघ संरक्षण के जो हालात हैं और मुकुंदरा में 2 बाघों की मौत के बाद में जो सवालात लगातार वन विभाग के ऊपर उठाए जा रहे हैं, राजस्थान के वन विभाग के मुखिया डॉक्टर GV रेड्डी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कंडीशन है? आप दोनों जगह ग्राउंड पर जाकर के आए, हालात देखें, क्यों ये स्थिति पैदा हो रही है, बाघों की मौत क्यों हो रही है, चुनौतियाँ क्यों? वास्तव में ये अभी हाल ही में 2 टाइगर्स जो है MT3 पहले जो मुकुंदरा हिल्स में उनका जो डेथ हुआ है और उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल के लिए जो सैंपल्स है ऑलरेडी IVRI इज्जत नगर भेजा गया है। वहाँ कोविड की कुछ कारण से अभी तक सूचना वापस रिजल्ट्स नहीं आया है। इन द मीन टाइम MT2 जो एनक्लोजर के अंदर है, जिसके साथ 2 शावक भी थे, उसमें MT2 का भी डेथ होना पाया है। ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। मगर अब उसका मदर का डेथ होने के कारण उसके साथ साथ एक बच्ची शावक भी गायब हो गई है और उनका भी शव भी नहीं रिकवर नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी जंगल में कोई भी ऐसा मौत होता है, एक तो तुरंत डिसइंटीग्रेट होता है या कोई अन्य स्कैवेंजर्स बोलते हैं, वो जानवर आके खाया भी होगा, इसलिए पहचान नहीं होगा। दूसरे को हमने रेस्क्यू कर लिया है और सेफ कस्टडी में है। जो किन कारणों से ये जो मरा दोनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो आ गई है। कोई जानवर के साथ उसका फाइट हुआ है और उसकी मल्टीपल इंजरीज के कारण उसका डेथ हुआ है। बाघ के अलावा बाघ इनको कौन मारा? इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो स्लॉथ बेयर है उसके अंदर और दूसरा बाघ है, और इसके कारण से ये दोनों हो सकता है। मगर जो स्लॉथ बेयर का जो इंजरीज है, मार्क्स होता है, वो डिफरेंट रहता है, टाइगर का अलग रहता है। बट इसका भी जब तक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट पूरा नहीं होके आता है, तब तक एग्जैक्टली मैं इसी कारण से डेथ हुआ है वो बताना, कंक्लूड करना काफ़ी कठिन है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबर नाथद्वारा थाने की है, जहां पर कांस्टेबल पॉजिटिव निकला है। जहां रिपोर्ट के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। मेडिकल टीम नाथद्वारा थाने पहुंच गई है और थाने के पूरे स्टाफ का मेडिकल टेस्ट किया गया। नगरपालिका ने पूरे थाने को सैनिटाइज भी किया है। नाथद्वारा में पिछले 7 दिनों में कर्फ्यू जारी है। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें, नाथद्वारा थाने का कांस्टेबल पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मेडिकल टीम नाथद्वारा थाने पहुंची है और पूरे स्टाफ का मेडिकल टेस्ट किया गया। इसके बाद आपको बता दें कि नगरपालिका ने भी थाने को सैनिटाइज किया और पिछले 7 दिनों से यहां पर कर्फ्यू जारी है। तो नाथद्वारा की तस्वीर आप देख रहे हैं थाने की, जहां पर कांस्टेबल के पॉजिटिव आने के बाद से ही मेडिकल टीम वहां पर पहुंची और बाकी जितने भी स्टाफ हैं उनका भी टेस्ट किया गया और उसके बाद नगरपालिका भी वहां पर पहुंची और थाने को सैनिटाइज की। और चलिए अब बात मल्होत्रा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। जी हां, मल्होत्रा में इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हां, 693 नए पॉजिटिव केस आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है 61,989। प्रदेश में कोरोना से अब तक 886 की मौत हो चुकी है।
और 40,652 केस पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं। इलाज के बाद वहीं राहत की बात यह कि 45,482 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और राजस्थान में इस वक्त 14,451 एक्टिव केस हैं। आज हुए हैं पूरे 48 रिकवर और 48 को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। और राज्य में सैंपलिंग की बात की जाए तो सैंपलिंग 19.13 लाख के पार पहुंच गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं क्या कुछ आंकड़े हैं राजस्थान में कोरोना के मरीजों की। और चलिए अब जिलेवार तरीके से भी आप देख सकते हैं क्या कुछ स्थिति है। जोधपुर में 9,000 से ज्यादा केसेस हैं, जयपुर में 7,000 से ज्यादा, अलवर में भी 6,000 से ज्यादा केसेस और इसी तरह कोटा, पाली, बीकानेर में 3,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।